यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसीजर और जो करेक्शन विंडो है वो सब कुछ जो है वो हो चुका है और बहुत जल्दी जो है वो एग्जाम डेट आपकी अनाउंस होने वाली है। क्या पता 2-4 दिनों के अंदर जो एग्जाम डेट आ जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली ये है कि 20 से लेकर 25 के बीच में आपका पेपर जो है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं इसी उम्मीद के अंदर हूं कि आप लोग तैयारी भी उसी तरीके से आप लगे हुए होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, अपना एमसीक्यूज पे प्रॉपर फोकस कर रहे होंगे और रिवीजन प्रॉपर कर रहे होंगे और अपना सिलेबस जो है निपटा रहे होंगे। अब आप लोगों को सबको मालूम है कि अपने एग्जाम के अंदर दो पेपर होते हैं जो हमारे, एक होता है पेपर नंबर 1, एक होता है पेपर नंबर 2। और दोनों पेपर के अंदर आजकल जो है वो फिनोमिना ये चला हुआ है, कॉमर्स और मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं मैं, कि अपने पेपर नंबर 1 के अंदर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आता है और जिसके अंदर 5 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो 10 नंबर तो हो गए पेपर नंबर 1 के अंदर। और पेपर नंबर 2 के अंदर जो है वो 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो आजकल जो है वो ट्रेंड बना हुआ है, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपके आएंगे, जिनमें से 10 क्वेश्चन, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 5 और 2 के मिला के कितने हो गए? 10 क्वेश्चन। तो मतलब 20 नंबर के जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पेपर नंबर 2 के अंदर। तो ओवरऑल मिला के अगर मैं बात करता हूं तो 10% का सिलेबस जो है वो ओनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आ रहा है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो। टोटल मिला के पेपर आपका 300 नंबर का है। 300 में से जो है 30 नंबर के आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, 10 के आ रहे हैं पेपर नंबर 1 में और 20 के आ रहे हैं पेपर नंबर 2 में। तो 10% बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये 10% जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसाइडर फैक्टर है जो बेसिकली आपका एग्जाम पास करवाने में बहुत बड़ा रोल जो है वो क्या करता है? प्ले करता है। अब बहुत बार ऐसा होता है, बच्चा जो है वो क्या करता है, सबसे लूजली जो है वो लेता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। बच्चा बोलता है नहीं, वहां पे पैराग्राफ मिलेगा उसको तो देख ही लेंगे, लेकिन वही बच्चा जो है वो मात खा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आपके पास में आ गए तो आपको उनको अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो जी, मैं आपको पहले बता देता हूं, पेपर नंबर 1 के अंदर जो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, वैसे आप एक बात ये नोटिस करना, 2 तरह के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, मतलब 2 तरीके से आपको जो है क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे पैराग्राफ दे करके। एक तो होंगे जिसमें क्वेश्चंस जो हैं जो पूछे जाएंगे उनके आंसर्स जो है वो पैराग्राफ के अंदर ही देखने को आपको मिलेंगे, एक तरीके का तो वो होता है। और जो पेपर नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं, पेपर नंबर 1 में जनरली आपको उसी तरीके के मिलेंगे, आपको ऊपर पैराग्राफ दिया जाएगा, नीचे जो क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे वो उस पैराग्राफ से रिलेटेड होंगे और उसके जो आंसर्स है वो सब पैराग्राफ में से होंगे। एक तो इस तरीके का, इस फॉर्मेट के आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके एग्जाम के अंदर आता है जिसमें क्या होता है, बेसिकली आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और पैराग्राफ जो है वो एक बेसिकली कॉन्सेप्ट होगा या कोई एक आइडियोलॉजी होगी जो बेसिकली आपको जो है आपको एक फॉर्मेट बता दिया जाएगा, भाई ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपसे नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे उनके जो आंसर्स है वो कॉन्सेप्चुअल आंसर्स जो है वो आपको देने पड़ेंगे, मतलब जो पैराग्राफ के अंदर वो आंसर नहीं होंगे, पैराग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइक मान लीजिए आपको कोई पैराग्राफ दे दिया, एग्जांपल के तौर पे मान लो कोविड का पैराग्राफ दे दिया, तो ऊपर पहले कोविड के बारे में बता देगा, भाई कोविड है, ये बीमारी आई थी, ये इसका इंपैक्ट पड़ा, इतने लोग जो है वो डिसीज हुए, ये सब बता देगा और नीचे फिर कुछ क्वेश्चंस पुट अप किया जाएगा। अब 2 तरीके से क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा। एक तरीका तो ये है, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर्स उसी कॉम्प्रिहेंशन के अंदर होंगे, जो ऊपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया गया उसी में होंगे। और एक तरीके के क्वेश्चन जो पुट अप किए जाते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नहीं होते। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो दिया गया या जो पैसेज आपको दिया गया, दिस इज ओनली, ये आपको एक पिक्चर क्रिएट करता है, मतलब आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर दिया जाएगा और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको ध्यान में रख के पूछे जाते हैं। दैट मींस कि आपसे जो क्वेश्चन पुट अप किए गए उनके आंसर्स आपको पैराग्राफ में देखने को नहीं मिलेगा। तो अक्सर पेपर नंबर 1 में तो फर्स्ट तरीके का पैराग्राफ आता है, ऊपर पैराग्राफ होगा, जो पैसेज होगा, नीचे क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे और वो क्वेश्चन सारे के सारे जो है उनके आंसर जो होंगे वो पैसेज के अंदर ही होते हैं। और पेपर नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं तो अक्सर पेपर नंबर 2 के अंदर जो पैराग्राफ पूछे जाते हैं, जो 2 पैसेज आपके आएंगे वो कैसे होंगे, उनमें एक तो होगा वही वाला फर्स्ट टाइप वाला जिसके अंदर जो है ऊपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके आंसर जो है वो पैसेज के अंदर ही होंगे। और दूसरे तरीके का जो पैराग्राफ पूछा जाएगा उसमें क्या होगा, बेसिकली आपको पहले ऊपर एक पैसेज दिया जाएगा, वो आपको एक आइडिया देगा कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग और नीचे आपसे कुछ क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो दोनों ही तरीके के, चाहे पैराग्राफ हो, चाहे किसी टाइप 1 हो चाहे टाइप 2, उनको अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है हमारे पास में यही आता है। बहुत बार 100 में से 99% बच्चों की जो है प्रॉब्लम है वो ये कि पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ। और पेपर अटेम्प्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि बच्चा जो है उसके पास में तरीका नहीं है, उसको ये नहीं पता कि मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। अब आप पेपर के अंदर तो बैठ गए, अब आपको जो है 300 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं।
ठीक है। 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 50 पेपर नंबर 1 के और 100 पेपर नंबर 2 के। अब ये 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको जो टाइम पीरियड मिलता है वो मिलता है 180 मिनट का, 3 घंटे आपको मिलते हैं, तो 180 मिनट। तो मोर और लेस मान लो कुछ समय आपका चला जाता है फॉर्म भरने में, और उसको जो है वो शुरू होएगा वो कुछ, फिर बीच में थोड़ा बहुत टाइम आपका लग जाए, पानी पुनी पीने का आपका टाइम लग गया। तो ओवरऑल मिला करके मैं ये मानता हूं कि 1 मिनट आपको एक क्वेश्चन का जो है मिलता है। अब वो 1 मिनट जो एक क्वेश्चन का मिला, अब उसके अंदर अगर आपने जो है वो 1 से ज्यादा मिनट लगा दिया, मान लो आपने एक क्वेश्चन पे 2 या 3 मिनट लगा दिए, तो आपका वो जो टाइम है बाकी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए अक्सर क्या होता है कि बच्चा पहले शुरुआत वाले क्वेश्चन को तो आराम आराम से करता है, और लास्ट में वो इतना मतलब पागल हो जाएगा कि वो क्या करेगा, सबको ए कर देगा, सबको बी कर देगा, क्योंकि अटेम्प्ट हो नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए दिक्कत जो सबसे बड़ी क्या आ रही है, टाइम मैनेजमेंट का। आपसे टाइम जो है वो मैनेज नहीं हो पा रहा, और टाइम सबसे ज्यादा जो चीज खाती है वो 2 ही है। एक तो खाता है आपका डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसकी क्लास में आगे डालूंगा कैसे अटेम्प्ट करना है, और दूसरा जो टाइम आपका खाता है सबसे ज्यादा, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि 3 पैसेज आपको दिए जाते हैं। और आजकल तो पेपर भाई आपका आ रहा है कैसा, कंप्यूटराइज पेपर आ रहा है, और क्या होता है, एक पैराग्राफ जो है वो एक मिलेगा एक स्क्रीन पे, दूसरा मिलेगा दूसरी स्क्रीन पे। अब वहां पे सबसे बड़ा पंगा जो है आपके सामने ये आता है कि बारी बारी स्क्रोलिंग के अंदर आपका टाइम जो है बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो इसमें गलती आपकी नहीं है, टाइम तो आपका जाएगा, लेकिन अब अगला क्वेश्चन ये है, अब आप कर क्या सकते हो। सर एनटीए को तो नहीं कोस सकते, वो तो भाई उसने जो फॉर्मेट दे दिया आपको उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो सर करें क्या, हमारा जो टाइम वेस्ट है उसको कैसे मैनेज करें। उसको मैनेज करने की 2 टेक्निक है आपके पास में, आप दोनों में से किसी भी टेक्निक को फॉलो कर सकते हो। मैं एज ए स्टूडेंट के तौर पे अगर मैं बात करूं तो मैं फर्स्ट थिंग 2 आपको टेक्निक बताऊंगा मैं, आप दोनों में से वैसे आपको तुम्हारा जो मन करे तुम उसको फॉलो करो, लेकिन एज पर माय ओपिनियन मैं तो फर्स्ट टेक्निक को फॉलो करता हूं, ठीक है ना। तो 2 तरह की टेक्निक आपके सामने जो है वो आएंगी, अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो आज का जो पूरा का पूरा वीडियो है वो बेसिकली इसी के ऊपर बेस्ड है कि पेपर के अंदर जो आपके 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं आपको वो अटेम्प्ट कैसे करने हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और ये रियल लाइफ के अंदर, यूं नहीं कि मैं ऐसे कोई भी किताबी बात कर दूंगा या कोई भी ऐसे हवा में बात कर दूंगा, ऐसा नहीं। मैंने पूरा तैयारी किया और कैसे अटेम्प्ट करना है तो मैंने वो पूरा का पूरा लिखा भी। अब आपका पेपर जो है वो कंप्यूटराइज्ड पेपर हो रहा है, ठीक है, सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। अब उसके अंदर आपको जो है वो कैसे करना है, क्योंकि देखिए जब फिजिकल पेपर होता था ना पहले, जो पेपर बेस्ड था, तो उसके अंदर क्या होता था कि हमारे पास में जो पेपर आता था तो हम लोग पेन लेके बैठे थे और गोला मार देते थे, जो भी अपने को कीवर्ड लगते थे उनको गोला मार दिया। लेकिन अब आपके नहीं है ऐसा, क्यों, क्योंकि आपका जो पेपर है वो तो वर्चुअल फॉर्मेट के अंदर है। अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपको पैसेज दिया गया। अब अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट बात है, आपको अगर उसको सर्कल करना है, हाईलाइट करना है, आप करोगे कैसे, क्या स्क्रीन के ऊपर गोला मार दोगे, वो लैब वाला पीट देगा तुमको पकड़ के। तो इलाज क्या है अपने पास में, इलाज ये है कि हमको जो है वो मिलता है एक रफ पेपर, इस तरीके का आपको एक शीट जो है वो एग्जाम के अंदर मिलेगा। अब इसको आप यूज करके अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अपने डीआई का जो पोर्शन है उसमें आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। करना कैसे, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं आपको टोटल मिला के जो पिछला पेपर हुआ था 21 के अंदर, उसके अंदर टोटल मिला के 6 पैराग्राफ, क्योंकि 3 पेपर हुए थे ना, तो 6 पैराग्राफ जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो पूछे गए थे। तो मैं पहले कॉमर्स के डिस्कस करूंगा, फिर मैं मैनेजमेंट के भी करूंगा, ठीक है ना। तो आइए आज के क्लास में हम लोग 2 पैराग्राफ कैसे उनको आपको अटेम्प्ट करना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखो जी, ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, तो क्वेश्चन ये है कि हाउ टू अटेम्प्ट द आरसी। जो आपके पास में आरसी का टॉपिक आता है, तो इस आरसी को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। आरसी को अटेम्प्ट करने की कितने मेथड है, 2 मेथड है। एक मेथड जो है वो है कौन सा, वो है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन का मतलब ऊपर से नीचे। अब ऊपर से नीचे का मतलब पहले आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, फिर इसके जो है वो होते हैं 5 क्वेश्चन, ऐसा ही होता है जी। तो टॉप डाउन अप्रोच जो है वो क्या बोलती है, टॉप डाउन अप्रोच ये बोलती है कि फर्स्ट आपको रीड करना है पहले किसको, पैसेज को, रीड द पैसेज केयरफुली, और उसके बाद फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 2 अप्रोच होती है, अक्सर बच्चे यही करते हैं, ठीक है ना। तो एक पहली अप्रोच जो है ये फर्स्ट अप्रोच है आपका, और फर्स्ट अप्रोच क्या बोलती है, टॉप डाउन। और टॉप डाउन के अंदर क्या होगा, सबसे पहले आप रीड करें किसको, पैराग्राफ को, जो पैसेज आपको दिया गया उसको रीड करें, प्रॉपर्ली रीड करें, एंड देन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टॉप डाउन अप्रोच के अंदर पहले पैराग्राफ का रीडिंग करेंगे, देन आप क्वेश्चंस को जो है वो क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं। समझे बात को मेरी, यस सर समझ गए। सर दूसरा अप्रोच कौन सा है, दूसरा अप्रोच और भी है जिसको कुछ बच्चे अडॉप्ट करते हैं, जो मेरे ओपिनियन में, एज पर माय ओपिनियन, देखो मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे जो लगता है अभी तक जो मैं एनालिसिस किया, ये बेकार अप्रोच है। जो सेकंड अप्रोच है ना, दैट इज द बॉटम अप अप्रोच। और ये बॉटम अप अप्रोच जो है वो क्या बोलती है, देखो आपको एग्जाम में क्या मिलता है,
ऊपर पैराग्राफ नीचे क्वेश्चन, और बॉटम अप अप्रोच ये बोलती है हम नीचे से ऊपर चलेंगे। दैट मींस कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनका फिर आंसर ढूंढेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उनका आंसर ढूंढेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि सेकंड अप्रोच जो है वो आपकी पुअर अप्रोच है एज पर माय ओपिनियन, क्योंकि सेकंड अप्रोच के अंदर जब आप पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पहला क्वेश्चन पढ़ के और फिर उसके बाद में उसका आंसर ढूंढने जाना पड़ेगा। कहां पे? पैसेज के अंदर। इसका मतलब आपको पैसेज को दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा। जब आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दोबारा से आपको पैसेज को रिव्यू करना पड़ेगा, थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दोबारा से पैसेज को रिव्यू करना पड़ेगा, और आपकी आंखें सॉर्टिंग कर रही होंगी कि वो कीवर्ड जो क्वेश्चन में पुटअप किया गया वो कहीं ना कहीं आपको पैराग्राफ के अंदर मिल जाए, जो कि टाइम आपका पूरा का पूरा खा जाएगा। और अक्सर बच्चा मार यही खाता है, वो क्या करता है, वो पहले क्वेश्चंस को देखता है और उसके बाद उसका आंसर ढूंढना शुरू करता है। कहां पे? कॉम्प्रिहेंशन के जो आपको पैराग्राफ दिया उसके अंदर। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एज पर माय ओपिनियन मैं आपको ये बोलता हूं, देखिए मैंने प्रैक्टिकली इस चीज को अडॉप्ट किया हुआ है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करेंगे अपने एग्जाम में, आप कभी मार नहीं खाने वाले हो। आपको करना क्या है, आप टॉप डाउन अप्रोच को लेके चलिए। आप जो है वो एक काम कीजिए, आप पहले पैसेज पढ़िए, जो पैसेज आपको दिया गया उसको पढ़ो, उसके कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लो। सर कीवर्ड को हाईलाइट कैसे करेंगे? हाईलाइट को तो आप बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा, हाईलाइट तो कर नहीं सकते, सर्कल तो कर नहीं सकते, तो क्या करें? तो आप लोगों के लिए एक नई टेक्निक मैं लेके आए, वो क्या? पहले आप पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे ये देखो जी, आपको करना क्या है, मेरी बात समझना थोड़ा सा। ये मैंने क्या किया, अब मैं आपको पैसेज दिखाता हूं। फर्स्ट पैसेज, इधर आओ, ये आपको पैसेज मिलेगा, ये आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपको दिख रहा है ना, इसी तरीके से पैसेज आता है, और ये आपके एग्जाम के अंदर आया भी हुआ है, ठीक है। अब ये पैसेज आपको मिलेगा इस तरीके से, देखो ये पूरे पेज का एक पैसेज है, और लास्ट में बोला गया ऑन द बेस ऑफ द अबव पैसेज गिव आंसर टू द क्वेश्चन। अब इसके बेस पर जो है वो 5 क्वेश्चन जो है पुटअप किया गया। अब आपको करना कैसे, अगर आपने इस पैसेज को अगर सोल्व करना है तो आप कैसे करेंगे? इसको करने के लिए एक तरीका आपके पास में जो है वो क्या है, आप इसको पढ़ते जाएं, ठीक है। अब आपको जो है वो 1 या 2 पैरा के अंदर जो है वो पूरा का पूरा पैसेज आपको दिया जाएगा, या 3 पैरा होंगे। तो आपको क्या है, क्या करना है, जैसे इसमें ना लगभग को 10 से 15 वो होती है, 15 जो है पूरी जो है वो लाइंस होती हैं, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको एक लाइन को पढ़ना है, उसमें जो भी इंपोर्टेंट आपका माइंड बोलेगा वहां पे, एनालिटिकल स्किल आपके वहां पे काम करेंगी, जो भी आपको लगता है ना उसको आप क्या कर लो, जो आपको रफ पेपर मिलेगा उस पर लिख लो। अब ये अब तुम्हें ऐसा लगेगा सर ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, हम लिख रहे हैं यहाँ पे, बताओ इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे सिर्फ कीवर्ड लिख लो, ताकि जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो आपको मालूम हो कि वो कीवर्ड जो है वो क्वेश्चन कहां से पूछा गया। जैसे अगर मैं बात करता हूं, जैसे देखो इसमें फर्स्ट लाइन जो है वो क्या बोलता है, इन 2019 इंडिया 10 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो इंडिया के 10 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ये इंपॉर्टेंट बात है। बस इसको आप जो है वो क्या, जैसे मैंने तो यहां पे आपको सर्कल में करके दिखा दिया, आपको क्या करना है, यहां लिख लो, मैंने ये लिखा 10 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, बस वर यूएस, चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया, हांगकांग, इराक, सिंगापुर, जर्मनी, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड। आगे इन 2018-19 के अंदर एफडीआई जो थी इंडिया के अंदर वो थी 64.4 बिलियन, विद सर्विस सेक्टर, कंप्यूटर, टेलीकॉम इंडस्ट्री रिमेन लीडिंग सेक्टर। तो इसको लीडिंग सेक्टर जो है इसको हाईलाइट कर लो, मैंने यहां लिख दिया, देखो एफडीआई, ठीक है, लीडिंग सेक्टर। और कौन कौन सा था, अब जैसे ये ना आपका सर्विस सेक्टर, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं, मैंने लिखा एसएस, फिर ये क्या कंप्यूटर मैंने लिखा सी, और फिर क्या टेलीकॉम इंडस्ट्री मैंने लिखा टीआई। बस कुछ भी नहीं करना। अब इससे क्या हो गया, मेरा पूरा ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ना, ये जो मैंने अभी तक जो मैंने 6 लाइनें पढ़ी हैं, इन 6 लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ मुझे पता है, ये मैंने 2 वर्ड्स के अंदर इसको पूरा समराइज कर दिया। अब अगर पेपर में मान लो यहां से कुछ भी पूछा गया तो मुझे पता है ये कहां लिखा हुआ है, मैं सीधा अपने पेपर शीट के ऊपर देखूंगा और डायरेक्टली इसको मुझे मालूम होगा ये कहां लिखा हुआ है और मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं। इसके बाद आगे बढ़ते आप क्या बोलते हैं, इंडिया अभी तक जो बोला ना इन 5 लाइनों के अंदर क्या बोलता है इंडिया का जो 10 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, इंडिया के जो 10 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, जिनके साथ में इंडिया का व्यापार चल रहा है, वो कौन कौन सा है, वो है यूएस, चाइना, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, हांगकांग, इराक, सिंगापुर, जर्मनी, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड। ओके, बोलते 2018-19 के अंदर इंडिया के अंदर एफडीआई जो हुई ना, इंडिया में जो एफडीआई आई वो आया 64.4 बिलियन, और जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो एफडीआई आया वो किस सेक्टर में आया, सर्विस सेक्टर में, कंप्यूटर में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, रिमेन द लीडिंग सेक्टर फॉर द एफडीआई। फिर इंडिया हैज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया का जो है वो कई सारे नेशन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, किनके साथ में, एशियान, साफ्टा, मर्कोसुर, साउथ कोरिया, जापान एंड फ्यू अदर विच आर इन इफेक्ट और अंडर नेगोशिएटिंग स्टेज। ठीक है जी, अब मैंने यहां पे किया, मैंने लिख दिया एफटीए, इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है,
कईयों के साथ में। अब मुझे पता है कि तीसरे नंबर पे जो है वो क्या है, एफटी है। आगे फिर बोलता है सर्विस सेक्टर मेक अप 55.6% ऑफ जीडीपी एंड में द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर जो है वो कौन सा है आपका, सर्विस सेक्टर, और वो टोटल उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, 55.6%। तो मैंने यहां पे लिख दिया सर्विस सेक्टर और 55.6। अब मुझे अंदाजा रहेगा भाई क्या है इसमें। आगे फिर बोलता है वाइल द इंडस्ट्रियल सेक्टर जो सेकेंडरी सेक्टर होता है एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉय मेजॉरिटी ऑफ द लेबर फोर्स। ठीक है जी। अब बोलता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बीएससी और एनएससी आर वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बाय द मार्केट कैप। तो मैंने लिख लिया बीएससी और एनएससी, मैंने लिख लिया, देखो बीएससी और एनएससी। मुझे ये मालूम है बीएससी और एनएससी से रिलेटेड यहां पे पूछा गया है, मतलब वो कहां पे, सर्विस सेक्टर के बाद वाली लाइन है। ठीक है जी। फिर बोलता है इंडिया इज the sixth largest manufacturer, represent 3% of the global manufacturing output and employ 57 million people। तो इंडिया जो है वो कौन है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, जिसमें 3% जो है वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग करता है। पूरे वर्ल्ड में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका 3% कहां होता है, इंडिया में। तो मैंने लिख लिया इंडिया और 6, बस इतना, इंडिया और 6। ठीक है ना, छठे नंबर पे इंडिया है। ठीक है, उसके बाद नियरली 66% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन इज रूरल। इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका 66% जो है वो क्या है, रूरल सेक्टर में है, जिसका प्राइमरी सोर्स ऑफ लिवलीहुड जो है वो किस पे है, एग्रीकल्चर, एंड कंट्रीब्यूट करता है लेस देन 50% ऑफ द इंडिया जीडीपी। इट इज द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब ये ध्यान रखना, इंडिया जो है वो क्या है, इंडिया 5वां लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंडिया में। ठीक है ना। फिर कितना है, 38.832 बिलियन। अब आपको कुछ नहीं करना, बस ये लिखो, ये देखो मैंने क्या लिखा, 5th लार्जेस्ट, बात खत्म हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर आगे आ गया इंडिया हैज ए हाई नेशनल डेट। इंडिया का लेकिन नेशनल डेट भी बहुत ज्यादा है, जो 68% है किसका, जीडीपी का, जबकि उसका जो फिजिकल डेफिसिट है वो ओनली कितना है, 3.4% है जीडीपी का। एज पर सीएजी रिपोर्ट फिजिकल डेफिसिट जो है वो 5.85 है। तो मैंने यहां पे लिख लिया फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, और सीएजी का मैंने साथ में लिख लिया। भाई इंडिया यहां पे तो बोला गया कि कितना है, 3.4% जीडीपी का, जबकि सीएजी की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है ना, तो वो रिपोर्ट जो पब्लिश करता है उसके अंदर जो है जीडीपी फिजिकल डेफिसिट कितना है, 5.85, वो मैंने यहां लिख लिया। लो जी। फिर बोलता है इंडिया गवर्नमेंट ओन्ड बैंक फेस माउंटिंग बेड डेट। इंडिया के जो बैंक है वो फेस कर रहे हैं बेड डेट की सिचुएशन को, रिजल्टिंग द लोअर क्रेडिट ग्रोथ। साइमल्टेनियसली द एनबीएफसी सेक्टर हैव बीन एनगल्फ्ड इन ए लिक्विडिटी क्राइसिस। इंडिया फेस कर रहा है हाई एम्प्लॉयमेंट, राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी एंड मेजर स्लम्प इन द एग्रीगेटेड डिमांड। अब ये आपको पैराग्राफ दिया, अब इसके बेस पर बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज गिव आंसर टू द क्वेश्चन। अब ये आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, इसमें टोटल मिला के ये देखो, मैंने ये सारे पॉइंट यहां पे लिख लिया। कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पॉइंट लिखे। ये पैराग्राफ पढ़ने में मुझे हार्डली 3 से 3.5 मिनट लगेंगे, और ये पॉइंट मैंने साथ साथ बस बिल्कुल कीवर्ड, छोटे छोटे जो कीवर्ड्स है वो मैंने लिख लिया। अब इससे बेनिफिट क्या है, सबसे पहले बेनिफिट समझना। अब जब मैं क्वेश्चन को पॉइंट आउट स्टडी करूंगा ना, मुझे पूरा पैराग्राफ पे पत्थर मारने की जरूरत ही नहीं। कई बार क्या होता है, देखो ये जो आप एग्जाम के अंदर जो आप पैसेज देख रहे होंगे ना, वो आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। आप इसको जब आप इसको ना 2-3 बार आप पढ़ोगे ना, आपको लाइनें याद हो जाएंगी। लेकिन जब आप एग्जाम में देख रहे होते हो, वो फर्स्ट टाइम देख रहे होते हो, और फर्स्ट टाइम जो आप इसको समझते हो, जो आप उसकी रीडिंग मारते हो, वो प्लेन रीडिंग होती है, आप उसको रिटेन नहीं कर पाते हो। दैट्स वाई जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको बारी बारी जो है पैराग्राफ को रीड आउट करना पड़ता है। अब रीड आउट ना करना पड़े बारी बारी, मेरा जो 3-3 मिनट बारी बारी हर क्वेश्चन के लिए जो मेरे जाएंगे वो मेरे वेस्ट ना हो, उसके लिए बेटर अप्रोच क्या है, उसके लिए बेटर अप्रोच ये एक ही बार उसको ढंग से पढ़ के ना, और उसके जो कीवर्ड है वो लिख लो। अब ये कीवर्ड मेरे को हेल्प कैसे करेंगे, अब आइए मैं दिखाता हूं। ये मैंने पूरा कीवर्ड लिख लिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आ रहा है वो है क्या, बोलता है इंडिया का जो सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इंडिया का जो सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर है वो किस रीजन से है। अब ये मेरा कहां पे था, ये मेरा सबसे पहले नंबर पे था, यह है ना 10 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अब कौन सिग्निफिकेंट जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन कौन है, जो 10 थे। अब यहां पे देख लो एक बार कौन कौन सा है। अब ऑप्शन में आपको जो है वो क्या है, अब ये बच्चा क्या गलती करेगा, वो सबसे पहले इनको देखेगा, भाई इनको मत देखो, पहले आप यही पढ़ो। ठीक है ना। अब दे दिए यूरोप, अब यूरोप तो वहां पे नहीं था, ये देखो जब आप देखोगे आप सीधा ऊपर आ जाओगे, भाई ऊपर दिया हुआ है। अब ऊपर अगर आप देखोगे तो कौन कौन है, देखो एक बार, वहां पे यूएस है, ये है यूएसए, वो सेपरेट दिया गया। आप क्वेश्चन में अगर देखोगे तो यूएसए जो क्या है, सेपरेट, तो मतलब यूएस अमेरिका जो है वो तो है ही है। उसके बाद यूरोप दिया गया, एशिया दिया गया, अफ्रीका दिया गया। अब यहां पे आओ देखो, चाइना किसका पार्ट है, चाइना अगर बात करें यूरोपियन कंट्री है या एशियन कंट्री है, एशियन कंट्री। यूएई एशियन कंट्री, सऊदी अरेबिया एशियन कंट्री, हांगकांग एशियन कंट्री, इराक एशियन कंट्री, सिंगापुर एशियन कंट्री, जर्मनी यूरोपियन कंट्री, ये यूरोप के अंदर आता है। यूरोप में टोटल मिला के 48, एशिया के अंदर टोटल मिला के 48 कंट्रीज आती हैं, तो उसके अंदर ये बता दिया आपको मैंने, जर्मनी जो है
वो आपका कौन सी कंट्री है? अगर बात करें तो जर्मनी आपका यूरोपियन कंट्री है। उसके बाद साउथ कोरिया जो है ये भी क्या है? बोलो, साउथ कोरिया हो गया, ये भी आपकी कौन सी है? सर साउथ कोरिया भी हमारा जो है वो कौन सी कंट्री है? एशियन कंट्री है। अब आप यहां से देख रहे हो इंडिया के जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर वो कौन कौन है? एक तो यूएस से, वो सेपरेट हो गया, और बाकी चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया, हांगकांग, इराक, सिंगापुर हो गया, और ये साउथ कोरिया हो गया। ये सब कहां, ये सब कौन सी है? ये सब हमारी कौन सी एशियन कंट्रीज है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो है वो क्या बोलते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं इंडिया के जो इंडिया हैज अ सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर विद विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, किस रीजन के साथ में इंडिया का जो है वो क्या है? ट्रेडिंग पार्टनर, जो इंडिया, कौन सा रीजन इंडिया का सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर है? तो यूरोप, बोलो, यूरोप भी है, जर्मनी इसका पार्ट है। दूसरा अमेरिका, वो भी है, और एशिया ये भी है, क्योंकि एशियन जितने भी कंट्री है उन सबके साथ में इंडिया का जो है वो क्या चल रहा है? ट्रेड चल रहा है। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? ए, बी एंड सी, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। इस तरीके से इसको आपको जो है वो सोल्व करना है। अब मैंने जो है जब इसको देखना था ना, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, मुझे मालूम है ये जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की जो बात हो रही है वो कहां हो रही है? फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट और सेकंड लाइन में हो रही है, तो मैंने डायरेक्टली उसको देखा। अब इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब मैंने यहां पे वैसे आपके लिए ईस्ट के लिए लिख दिया कि एशियन कंट्री में टोटल 48 कंट्रीज आती है, जिसके अंदर चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इराक, हांगकांग, सिंगापुर, ये सब इसके जो है वो कौन सी है? एशियन कंट्री। यूरोपियन कंट्री में आपके जैसे जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये सब बात है, ध्यान देना आप थोड़ा सा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, आप ध्यान से सुनना, सेकंड क्वेश्चन देखो कितना इजी रहेगा आपके लिए। बोल रहे विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है? करेक्ट है। सबसे पहला, इंडिया हैज ए बेटर ट्रेड रिलेशन विद द यूरोपियन कंट्री, कहीं लिखा है क्या? ऐसा लिखा है कि इंडिया की जो ओनली यूरोपियन कंट्री से जो है बेटर ट्रेड रिलेशन है? नहीं। दूसरा, एनएससी इज द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, एनएससी सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड में? नहीं सर, वो तो नहीं है, क्योंकि एनएससी और बीएससी दो इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन वर्ल्ड के अंदर ये 5 छठे नंबर के ऊपर आ रहे हैं जी। फिर इंडिया का प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट लेस एज कंपेयर्ड टू अदर सेक्टर, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले बोला था, ये देखो यहां पे बोला था ना कि इंडिया का जो सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है? इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका? सर्विस का। उसके बाद किसका? मैन्युफैक्चरिंग। और सबसे कम जो है वो किसका है? प्राइमरी सेक्टर का। ये तो बोल रहा है इंडिया का जो प्राइमरी सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है लेस एज कंपेयर टू द अदर सेक्टर। और लास्ट क्या बोल रहे हैं? इंडिया अट्रैक्ट कर रहा है हाईएस्ट एफडीआई फ्रॉम यूएस से, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? थर्ड बनेगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी की जो रिपोर्ट, सीएजी उसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसने रिपोर्ट किया डिफरेंट एस्टिमेट देन ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये किसमें बोला? अब ये देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट ने जो अपना फिस्कल डेफिसिट बताया वो कितना बताया था? ये बताया 3.4%, और जबकि सीएजी की रिपोर्ट में क्या बोला? 5.85। क्या था? फिस्कल डेफिसिट। तो थर्ड का जो आंसर आएगा वो क्या? सेकंड, फिस्कल डेफिसिट। अब पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्टली लिख रखा है भाई, यहीं पे देखा और बात खत्म हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलते हैं विच, ध्यान देना, बोलते विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन आर्टिकुलेट इन द पैसेज, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो पैसेज के अंदर आर्टिकुलेट नहीं करता, मतलब पैसेज के अंदर जो है वो नहीं है। तो पहला देखो, जीडीपी का ग्रोथ, उसकी बात की गई है क्या? हाँ, जैसे जीडीपी की ग्रोथ की बात की गई। करेंसी के फ्लो की बात की, करेंसी, कोई करेंसी की बात की गई है? सर करेंसी की तो बात नहीं की गई। लिक्विडिटी की गई है सर, लिक्विडिटी की बात की गई है। डेमोग्राफिक बिल्कुल बात की गई है, क्योंकि ये बता रखा है कितने परसेंट पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक यूज करते हैं वर्ड किसके लिए? पॉपुलेशन के लिए। तो कितना परसेंट पॉपुलेशन आपके रूरल में रह रही है, कितना परसेंट अर्बन में रह रही है, वो जिक्र किया गया। तो ये भी इसका पार्ट है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? ए, सी एंड डी। ए, सी, डी तो इसके अंदर लिए गए हैं। तो कौन सा ऐसा टर्म है जो पैसेज के अंदर नहीं है? दैट इज अ लिक्विडिटी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? सॉरी, ये करेंसी फ्लो, वो क्या? थर्ड आपका, बी ओनली। ठीक है, आगे आओ। अब इसके बाद क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर है सिग्निफिकेंट फॉरेन एफडीआई इन इंडिया, इनमें से किस सेक्टर के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा एफडीआई जो है वो आई है किसमें? इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर है सिग्निफिकेंट एफडीआई, सिग्निफिकेंट एफडीआई जो है इंडिया में किस सेक्टर के अंदर आई है? तो आपने देखा होगा कि दो सेक्टर यहां बताए गए, ये मैंने आपको लिखा, ये दो सेक्टर थे ना इंडिया के, कौन कौन सा? एक सर्विस सेक्टर और एक कौन सा? सेकेंडरी। ये देख लो, ये दिखा देता हूं आपको, और मैंने लिखवाया भी था। ये देखो, ये शुरुआत में बोला गया इतने तरह एफडीआई जो है आया, और वो किसके अंदर आया? वो आया आपके किसमें? द एफडीआई इन इंडिया जो है वो आया कितना? इतने बिलियन आया था। सर्विस सेक्टर में, कंप्यूटर में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में रिमेन द लीडिंग सेक्टर फॉर एफडीआई इनफ्लो इंडिया है। और इसमें किसमें? मेनली किसके अंदर? एफडीआई। और एफडीआई जो है किसमें आया? सर्विस सेक्टर में आया और कंप्यूटर एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर आया। ठीक है ना। अब ये किसमें? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है।
ठीक है ना। फिर आगे भी ये बता रखा है कि सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा जो है वो आपका रोल है किसके अंदर, जीडीपी में, और फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर जो है उसमें मेजॉरिटी लेबर फोर्स लगी हुई है। तो क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा कैपिटल का जो फ्लो आया वो किसके अंदर आया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज अ सिग्निफिकेंट एफडीआई, सबसे ज्यादा एफडीआई जो है वो किसके अंदर आई है, वो आई है आपके किसमें, एक तो सर्विस सेक्टर में और किसमें, सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं किसको, मैन्युफैक्चरिंग, ये जो आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो गया ना ये सब इसके अंदर आ जाएगा, जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है ना, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उनको बनाने का काम करते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या है, ए एंड बी, बोले तो फर्स्ट ऑप्शन। इस तरीके से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आता है आपका, जो पैसेज आता है उसको क्या करना है, अटेम्प्ट। तो बेटर अप्रोच जो है वो कौन सा आपका, टॉप डाउन, और टॉप डाउन अप्रोच के अंदर आपको जो है वो क्या करना होता है, आपको सबसे पहले जो है आपको कॉम्प्रिहेंशन जो दिया गया उसको प्रॉपर्ली आपको जो है वो क्या करना, रीड आउट करना है, उसके जो कीवर्ड्स हैं किस लाइन में कौन सा है, तो कीवर्ड्स को आपको जो है वो क्या करना है, लिख लो। आप छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं अपने लैंग्वेज के अंदर उसको लिख लो, ताकि जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो पूरा पैसे दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो, बस वो कीवर्ड जो है वो आपने जो लिख रखे हैं आपको आइडिया हो जाएगा भाई कौन सी चीज जो है वो किस नंबर पे, मतलब कौन सी जो टर्म जो पूछी गई है वो किस लाइन के अंदर पूछा गया, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। अब इसी तरीके से मैं आपको सेकंड करके दिखाता हूं, आओ लो जी। सेकंड जो पैराग्राफ दिया गया आपको, आइए देखते हैं। बोलता है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आपको पूरा पैसेज दिया गया, ये पेज पे पूरा पैसेज आ गया। अब इसके बेस पर जो है वो आपको ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको जो है वो क्या करने हैं, इनका आंसर आपको प्रोवाइड करना है। चलो शुरुआत करते हैं। क्या बोलता है जी, बोलता है रिक्यूपरेटिंग का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ मिलना, ठीक है ना। रिक्यूपरेटिंग ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द कोविड-19, इंडिया ने अटेन किया 13% ग्रोथ बूस्टेड बाय द इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल सेक्टर। तो मैंने क्या किया, अब यहां पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये बोल रहा है रिकैपिटलेटिंग किया गया इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 का। जब हमने इसको देखा तो इंडिया ने अटेन किया 13% ग्रोथ बूस्ट बाय द इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल सेक्टर। तो मैंने 13% को मैंने क्या कर दिया, यहां पे लिख लिया। अब मैं आपको बता देता हूं मैंने क्या क्या, जो मेरा जो इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या क्या लिखा। तो 13% डिजिटल सेक्टर लिख लिया, ठीक है। ये मैंने सबसे पहले लिया 13%। अब इसके बाद में जो है वो क्या है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी डील आल्सो प्रोड आउट एमएनडे। इंफ्रास्ट्रक्चर की और एनर्जी डील जो है वो भी जो है वो मर्जर एक्विजिशन के थ्रू क्या हुई है, बढ़ी है इन इंडिया एज ए रिजल्ट, जिसकी वजह से इंडिया कुड अचीव 13% ग्रोथ इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2020। अब यहां लिख लिया इंडिया में 13% की जो है वो क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। जो ऊपर बात बोला था तो ये किसमें ग्रोथ हुई है, एफडीआई में, ठीक है। अमिट्स ग्लोबल कोलैप्स हो गया था, पूरा इकोनॉमी जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर ध्वस्त हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद इंडिया के अंदर जो है वो क्या हुआ, 13% का जो है वो ग्रोथ हुआ किसमें, एफडीआई में। चाइना इज द ओनली अदर कंट्री दैट हैज शोन रिमार्केबल हाई एफडीआई ग्रोथ। और इसके अलावा और कौन सी कंट्री है, चाइना, जिसके अंदर एफडीआई ग्रोथ जो है वो क्या हुआ, बढ़ा। तो मैंने ये भी लिख लिया यहां पे कि चाइना, इंडिया में रिमार्केबल ग्रोथ हुआ और किसमें हुआ, चाइना में हुआ। आगे तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, दूसरा जो ग्रोथ हुआ वो कहां हुआ, चाइना में, ठीक है। आगे एन इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर है इशू, एक होता है इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर, ये इशू किया किसने, अंक टाट ने, और ये पॉइंट आउट करता है कि ग्लोबल एफडीआई कोलैप्स हुआ 2020 में बाय 42%। तो मैंने लिख लिया यहां पे क्या, 42%। भाई 42% जो है वो क्या हुआ, ग्लोबल कोलैप्स हुआ किसके अंदर, एफडीआई में। मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है एफडीआई की जो कमी हुई वो कितना हुआ, 42% हुआ। मतलब पहले कितना था, $1.5 ट्रिलियन था 2019 में, 2020 के अंदर कितना हो गया, $859 बिलियन हो गया। आगे चाइना और इंडिया वर टू मेजर आउटलाइनर इन द ग्लूमी ईयर फॉर एफडीआई। और इसके बीच में भी अगर देखो कितना ज्यादा एफडीआई जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन इनके बीच में भी दो कंट्री हैं जो क्या रही, जो मेजर आउटलाइनर रही, मतलब इनका जो एफडीआई वो क्या हुई है, बढ़ी। तो मैंने लिया आई और सी, इंडिया और चाइना, ठीक है जी। तो यहां पे हमने लिख लिया क्या, चाइना को और इंडिया को हाईलाइट कर लिया। फिर बोलता है इंडिया ने अचीव किया पॉजिटिव ग्रोथ 13% का, बूस्टेड बाय द इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल सेक्टर वेयर द इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू पर्टिकुलर थ्रू एक्विजिशन। क्रॉस बॉर्डर एमएनडे ग्रो हुआ 83% से, जो क्रॉस बॉर्डर मर्चर एंड एक्विजिशन है, मतलब बाहर की कंपनीज जो है इंडिया के अंदर आके काम करिए मिल करके इंडियन कंपनी के साथ में, वो भी ग्रो हुआ है 83% से ग्रो हुआ, और अब कितना हो गया, 27 बिलियन हो गया है, 227 बिलियन। 83% से बढ़ा और कहां पहुंच गया, 27 बिलियन पे पहुंच गया। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी डील आर आल्सो प्रूफ ऑफ द एमएनडे डील इन इंडिया। अब मैंने लिख लिया यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी डील, ये भी क्या हुई है, बड़ी है। आगे इंडिया ने और तुर्की आर अट्रैक्टिंग गुड नंबर ऑफ डील इन द आईटी कंसल्टिंग एंड द डिजिटल सेक्टर इंक्लूडिंग द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डेटा प्रोसेसिंग सर्विस एंड द डिजिटल पेमेंट। तो बोलता है इंडिया ने और तुर्की ने जो है वो अट्रैक्ट किया गुड नंबर ऑफ डील इन द आईटी। तो बहुत सारे लोग जो है आईटी कंसल्टिंग में और डिजिटल सेक्टर के लिए उन्होंने डील किया किससे, इंडिया से और तुर्की से। आगे इन टर्म्स ऑफ द इंडिविजुअल नेशन, अगर बात करते हैं इंडिविजुअल नेशन में,
In terms of the individual nation, ICT and the pharmaceutical sector, China was the world largest FDI recipient. तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, चाइना वो क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट FDI रिसिपिएंट है, किसमें, ICT में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, और किसमें, फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयों में। विद फ्लो टू द एशियन जायंट कितना हुआ, 4% से जो है वो क्या हुआ है, बढ़ गया उसका। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, 4%। आगे कितना हो गया, 8163 बिलियन उसका जो है वो क्या हो गया, एफडीआई का इनफ्लो हुआ। हाईटेक इंडस्ट्री सो एन इंक्रीज इन 11% इन 2020 एंड क्रॉस बॉर्डर एमएनडे रोज बाय द 54%। ऑल्दो हालांकि देयर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी स्लो डाउन इनिशियली 2020, बोलता शुरुआत के अंदर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो है वो क्या हुई, कम हुई। दे आर नाउ सेट टू टेक एडवांटेज ऑफ लो इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीजिंग मार्केट वैल्यू टू एसेट इन ओवरसीज मार्केट फॉर एक्सपेंशन एज वेल एज राइवल एंड स्मॉलर इनोवेटिव कंपनी अफेक्टेड बाय द क्राइसिस। तो यहां लिख दिया कौन कौन सा, राइवल और स्मॉल कंपनी जो है वो इससे क्या हुई है, क्राइसिस से बहुत ही अफेक्टेड हुई है। अब ये पैराग्राफ मैंने लिखा और इसके मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉइंट इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो मुझे इंपोर्टेंट लगा मैंने लिख दिया। अब मुझे दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आ जाओ ये देखो जी। पहला क्वेश्चन आया, बोलता है विच कंट्री आउटलाइन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ द एफडीआई इन्फ्लुएंस आईसीटी एंड फार्मास्यूटिकल। आईसीटी में और फार्मास्यूटिकल में सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री जो है जिसका जो एफडीआई जो है इन्फ्लो वो क्या हुआ, बढ़ा। तो ये देखो जी, ये इंडिया, ये सॉरी चाइना का जो है 4% से जो इंक्रीज हुआ था एफडीआई का फ्लो, और किसके अंदर, आईसीटी में और फार्मास्यूटिकल में। तो इंडिविजुअल कंट्री में सबसे ज्यादा किसका हुआ, चाइना। मैंने वो पढ़ा ही नहीं, मैंने पैसेज नहीं पढ़ा, मैंने डायरेक्टली बस इसको देखा और इसके हिसाब से आंसर मुझे पता है वो क्या, चाइना। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। फिर बोलता है इंडिया एंड तुर्की आर अट्रैक्ट रिकॉर्ड नंबर, किसके अंदर, इंडिया और तुर्की ने, ये देखो ये लिखा, इंडिया और तुर्की ने आईटी और डिजिटल सेक्टर में सबसे ज्यादा जो है वो क्या किया इन्होंने, रिकॉर्ड नंबर ऑफ डील किया, किसमें, आईटी एंड डिजिटल। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेकंड। अब देखो पैसे देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली जो है यहीं से क्वेश्चन जो है क्या हो रहा है, अटेम्प्ट हो रहा है। आगे आओ एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला बोलते हैं विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट चाइना, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट चाइना की रिगार्डिंग जो है वो ट्रू नहीं है। पहला, चाइना का एफडीआई का इनफ्लो बढ़ा है 4% से, बिल्कुल बढ़ा है, ये तो सही है। इंटरनेशनल एमएनडी इंक्रीज 54% से, बिल्कुल। हाईएस्ट एफडीआई है उसके आईसीटी फार्मास्यूटिकल में, बिल्कुल। यूएसए 1.5 ट्रिलियन साइज इकोनॉमी है, इसके बारे में तो कोई जिक्र नहीं किया गया, तो ये जो है वो क्या है, गलत है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो चाइना की रिगार्डिंग ट्रू नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, फोर्थ। चलो जी आगे आओ। बोलते हैं ऑथर ओपाइंस इन द पैराग्राफ, ऑथर का जो ओपिनियन था पैराग्राफ में वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हेल्प टू एक्वायर एसेट इन द ओवरसीज मार्केट फॉर एक्सपेंशन। तो बोलता है कि ऐसा कौन सा, अब ध्यान देना, बोलता है ऑथर ने ओपिनियन दिया पैराग्राफ में कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो क्या करता है, आपको हेल्प कर रहा है एक्वायर करने में एसेट इन द ओवरसीज मार्केट फॉर एक्सपेंशन। अब ये आखिरी जो चीज थी मैंने यहां पे लिखा था आपको क्या, ये देखो लो इंटरेस्ट रेट वाला, तो मैंने क्या लिखा, लो इंटरेस्ट रेट और इंक्रीजिंग मार्केट वैल्यू। ये देख लो, मैं दिखा भी देता हूं आपको, ये लास्ट में बोला ना, ऑल्दो देयर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी स्लो डाउन हुआ, नाउ सेट टू एडवांटेज ऑफ द किसका, लो इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीजिंग मार्केट वैल्यू टू एक्वायर एसेट इन द ओवरसीज मार्केट। तो ये हमने लास्ट में लिखा हुआ है, इससे हो गया सीधा का सीधा। लो जी आंसर क्या है, फर्स्ट, लो इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीजिंग मार्केट वैल्यू। इसकी वजह से जो है वो क्या आपको हेल्प मिला, क्या करने में, क्रॉस द बॉर्डर जाके क्या करने में, अपना एक्सपेंशन करने में। तो 9th का आंसर जो है वो क्या, फर्स्ट। और लास्ट जो है वो क्या है, आखिरी। एनुअल इंक्रीज और डिक्रीज होना, इंडिया का एनुअल एफडीआई इनफ्लो एंड द ग्लोबल एफडीआई फ्लो रिस्पेक्टिव आर। अब बोलते हैं एनुअल इंक्रीज और डिक्रीज बताओ इंडिया का और ग्लोबल का। तो इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया का एनुअल एफडीआई जो 13% से क्या हुआ था, बढ़ा था, और ग्लोबली जो है वो क्या हुआ, 42% से क्या हुआ था, कम हुआ। ये देख लो, इंडिया का ऊपर लिख रहेगा सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में था 13% से बढ़ा, तो ये, और ओवरऑल जो है वर्ल्ड की बात करता है देख लो 42% से क्या हुआ, कम हुआ, ये। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेकंड। ये दिखा भी देता हूं आपको मैं, ये देखो ऊपर ही बोल दिया कि इंडिया ने जो है वो 13% का जो है वो इंक्रीज किया। देखो 13% ग्रोथ हुई एफडीआई में, यस। वही अगर बात करेंगे एफडीआई क्लब से पूरे वर्ल्ड में कितना हुआ, 42% का हुआ, यस, खत्म। इस तरीके से आपको जो है वो आपने अटेम्प्ट कर लिया और ये आपका 10th क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ये टेक्निक है, अगर इस तरीके से अगर आप जो है वो क्या करते हो, पैराग्राफ को अगर आप सोल्व करेंगे ना तो बहुत इजी रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहे ऐसे करो, आप पूरा पहले पैराग्राफ पढ़ो, फिर उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ो, फिर सेकंड क्वेश्चन में दोबारा फिर पैराग्राफ को एक बार रीड आउट करो, फिर क्वेश्चन पढ़ो। लेकिन मेरे हिसाब से टाइम अगर आपको सेव करके चलना है ना तो आप यही करो, आप लाइन टू लाइन पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ो, पहले उसका जो एसेंस है वो समझो, भाई पैराग्राफ पूछना क्या चाह रहा है, जो पैसेज आपको दिया गया है उसके पीछे का मोटिव क्या है, वो आपको क्या चीज बताना चाह रहा है और आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। तो आपने जब कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा। देन उसके बाद में कुछ नहीं, हर लाइन के अंदर या हर एक सेंटेंस के अंदर अगर कुछ ऐसी बात है जो आपका दिमाग अपने आप बोलेगा, जब आप लाइन पढ़ोगे ना तो आपको दिख जाएगा भाई इस पूरे लाइन के अंदर ये 3
जो मान लो 3 लाइन का एक पूरा जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ये एक इंपॉर्टेंट बात है, उसको आप जो है वो क्या कर लो, अगर फिजिकल पेपर होता तो मैं गोला मार देता भाई ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन वो नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये जो आपको शीट मिलेगा शीट के ऊपर लिख लो। अब ये देखो कितना सा यार, इसमें कितना देर लगेगा, अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखना है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखना है, क्योंकि आपको समझाना नहीं है किसी को, आपको अपने हिसाब से देखना है, तो वो आपने लिख लिया, लिखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फर्स्ट तो आपको समझाने में टाइम लगा, लेकिन सेकंड वाले में देखो मैंने 8 पॉइंट लिखे थे, सारा का सारा इन्हीं पॉइंट्स में आ गया। आप कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जब आप अटेम्प्ट करते हो ना, आप ऐसे ही कीजिएगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। बाकी आपको मैंने बता दिया, बाकी एग्जाम के अंदर आपकी मर्जी, आपको जैसे ठीक लगता है वैसे कीजिए। मेरे ओपिनियन में आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो है वो जल्दी जल्दी से जो है जैसे आपने किया शॉर्ट फॉर्म में आपने साथ साथ लिख लिया पूरा, आप एक तो अटेंटिव रहेंगे वहां पे, क्यों, क्योंकि आपने हर चीज लिख रखी है, आपको दोबारा दोबारा कोई भी चीज स्किप नहीं होगा, ठीक है ना। आप शुरुआत में ऐसे करो, शुरुआत में प्रॉपर जो है जब आप कॉम्प्रिहेंशन को जब आप रीड कर रहे हो ना, तो उसी टाइम पे आप लोगों को क्या करना है, हर एक लाइन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बात है ना उसको लिखते जाओ, तो उससे आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको दोबारा दोबारा पैराग्राफ जो है वो दोबारा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है जी सर। तो इस तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे तो बढ़िया रहेगा, बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा करना है वैसा कीजिए। 2 मैंने आपको करवा दिया, रिमेनिंग 4 और भी करवाऊंगा, तो आगे की क्लासेस के अंदर वो भी मिल जाएंगे। और अब हम जो है वो फुल रिवीजन वीडियोस के साथ में जो है वो पूरे एमसीक्यूज है वो भी हम लगाने वाले हैं। तो टीचिंग के अब लगभग 150 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊंगा, वो आप लगा के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले कुछ एक्स्ट्रा हमने और भी करवा रखे हैं, वो भी आप कर लीजिएगा, तो बहुत हेल्प मिलेगा उनसे, ठीक है ना। तो आप बने रहे हमारे चैनल के साथ में, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले, और आपकी तैयारी और भी बढ़िया। ओके जी सर। और बाकी हम लोग ऑनलाइन बैच भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप उसमें आपको आपके घर पे बैठे बैठे जो है वो सारा कंटेंट मिलेगा, सारे रिवीजन वीडियोस मिलेंगे, सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, सारे कंटेंट की वीडियोस मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलिए तो ये कीजिए, बाकी मिलता है हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।